राज सिंहासन के ऊपर युवराज रुद्रदेव विराजमान थे और उनके बगल में युवराज परमदेव और दोनों राजमाताएं विराजमान थी। कुलगुरु विचित्रवीर, राजगुरु, प्रधानमंत्री सर्वदमन समेत समस्त मंत्री परिषद और राज्य के गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित थे। पूर्व युवराज शक्तिमौली के तथाकथित अत्याचारों की शिकार हुई विदिशा अपने माता पिता के साथ सभा के एक कोने में खड़ी हुई थी। आज महारानी विजया देवी के आदेश पर उसे तैयार किया गया था, जिस वजह से वो कहीं से भी विक्षिप्त नहीं जान पड़ रही थी। आज इस सभा में इंद्रनगर के पूर्व युवराज और स्वर्गीय महाराज चंद्रमौली के भाई शक्तिमौली के दंड क्षमादान के प्रस्ताव पर, जो कि कार्यवाहक राज्य रक्षक देवयानी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, फैसला सुनाया जाना था। सभा में एक सन्नाटा फैला हुआ था। वहां सबके माथे पर चिंता की लकीरें फैली हुई थी। हालांकि कुछ के माथे पर क्षमादान मिल जाए तो बढ़िया है, और अगर ना मिला तो क्या होगा वाली चिंता दिखाई दे रही थी। और इन्हीं सबके बीच वहां उपस्थित उद्घोषक ने उद्बोधन करते हुए कहा, स्वर्गीय राज्य रक्षक आदित्य की छोटी बहन और इस राज्य के नए रक्षक और पारद की खोज में निकली कार्यवाहक राज्य रक्षक देवयानी के प्रस्ताव पर और कुलगुरु विचित्रवीर द्वारा किए गए अनुमोदन पर इंद्रनगर राज्य के संचालनकर्ता और भावी महाराज युवराज रुद्रदेव के निर्देश पर तमाम कबीले के मुखियाओं और विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्तियों द्वारा कराए गए जनमत संग्रह से ये निष्कर्ष निकला है कि इंद्रनगर राज्य के पूर्व महाराज स्वर्गीय चंद्रमौली के छोटे भाई और इस राज्य के पूर्व युवराज शक्तिमौली महारानी विजया देवी की निजी सहायिका युवराज रुद्रदेव की आया और इस राज्य की निवासिनी विदिशा के प्रति दोषी पाए गए हैं। अतः बहुसंख्यक जनता उनका गृह निष्कासन खत्म करने की पक्षधर नहीं है। जैसे ही उद्घोषक ने जनता का फैसला सुनाया, युवराज रुद्रदेव, कुलगुरु विचित्रवीर समेत वहां मौजूद युवराज रुद्रदेव के समर्थक मंत्रियों में निराशा की लहर दौड़ गई। वो चाहते थे कि कैसे भी करके शक्तिमौली को देवयानी के साथ जाने का मौका मिलना चाहिए, जिससे निर्धारित सीमा के पहले ही वो पारद पत्थर और नया राज्य रक्षक इंद्रनगर में वापिस आ जाए, जिससे बिना किसी हानि के राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जनता ने उनके उम्मीदों पर घड़ा भर पानी पलट दिया था। कुछ देर रुकने के बाद उद्घोषक ने अगला पत्र खोला और फिर आगे बोलते हुए कहा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जनता एक विकल्प देती है कि अगर युवराज रुद्रदेव पूर्व युवराज शक्तिमौली की अत्याचारों के शिकार हुई विदिशा के परिजनों से पूर्व युवराज शक्तिमौली को क्षमादान करने के बारे में राय लेते हैं, तो जनता को वो निर्णय स्वीकार होगा जो विदिशा के परिजन सुनाएंगे। कहते हुए उसने अपना उद्बोधन समाप्त किया और फिर वहां से हटकर दूर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद युवराज रुद्रदेव का निर्देश पाकर विदिशा के माता पिता विदिशा को साथ लेकर युवराज रुद्रदेव के समक्ष सभागार में आकर खड़े हुए और फिर युवराज रुद्रदेव की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री सर्वदमन ने उनसे प्रश्न करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री सर्वदमन ने विदिशा के माता पिता से पहला प्रश्न पूछा, क्या आप दोनों विदिशा के माता पिता हैं? जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक साथ जवाब देते हुए कहा। क्या आपको इस सभा के प्रयोजन के बारे में पता है? प्रधानमंत्री सर्वदमन ने अगला प्रश्न किया। जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर से एक साथ जवाब दिया। क्या आप इस राज्य के पूर्व युवराज शक्तिमौली के विदिशा के साथ किए गए अत्याचार के प्रति मिले दंड को क्षमा करने के पक्षधर हैं? प्रधानमंत्री सर्वदमन ने अब तक सबसे बड़ा प्रश्न किया और सभा में मौजूद सभी की हृदय गति काफी तेज हो गई थी और सबसे ज्यादा हृदय कुलगुरु विचित्रवीर का धड़क रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इंद्रनगर में भले ही राजतंत्र हो, लेकिन यहाँ का न्याय जनता के हाथों में ही होता है, ऐसी कानूनी संरचना बनाई गई है। अगर कुलगुरु के हाथ में शक्तिमौली को क्षमा देने की शक्ति होती तो शायद अब तक वो देवयानी को लेकर नए राज्य रक्षक की खोज में निकल चुका होता। लेकिन शक्तिमौली के साथ साथ इस ग्रह और नए राज्य रक्षक सिद्धार्थ का भविष्य अब उनकी हाँ और ना के गर्भ में छुपा हुआ था। लेकिन उनकी तरफ से आए जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के जवाब में विदिशा के पिता का हाँ और विदिशा के माता का ना आया हुआ था। अब सभा में इस बात से हलचल मच गई कि आखिर अब आगे क्या किया जाएगा।
और सब इसी बारे में चर्चा करते हुए खुसुर पुसुर करने लगे। उनके इस तरह अलग अलग उत्तर से असंतुष्ट प्रधानमंत्री सर्वदमन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ये कैसा उत्तर है कि एक हाँ कह रहा है और दूसरा ना कह रहा है। इस समय की परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है कि बिना कारण के इस पर एक विशेषज्ञों की सभा बुलाई जाए। अतः आप दोनों से सभा निवेदन करती है कि मेरे प्रश्न को पुनः ठीक से सुनकर अपना उत्तर दें। क्या आप इस राज्य के पूर्व युवराज शक्तिमौली के विदिशा के साथ किए गए अत्याचार के प्रति मिले दंड को क्षमा करने के पक्षधर हैं? प्रधानमंत्री सर्वदमन का प्रश्न जैसे ही पूरा हुआ, वैसे ही फिर से वहां से वही जवाब आया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। विदिशा के पिता इस दंड को खत्म करने के पक्षधर थे, जबकि विदिशा की मां अपनी बेटी के अपराधी को क्षमा करने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, भले ही इसके लिए विदिशा की गोद में खेलकर बड़े हुए युवराज रुद्रदेव की बलि ही क्यों न देनी पड़े। अब की बार विदिशा के माता पिता से फिर से वही जवाब पाकर कुलगुरु विचित्रवीर से ना रहा गया और वो खड़े होकर बोले, आप दोनों एक मत बना लीजिए जिससे कि हमें इस पर एक सीधा और सटीक जवाब मिल सके। इस तरह से सभा का समय व्यर्थ करना अत्यंत मूर्खता होगी और जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से यहाँ बीतता हुआ एक एक पल इंद्रनगर राज्य के लिए भारी पड़ेगा। कुलगुरु के इस तरह का वचन सुनकर सभा में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जताई और विदिशा के माता पिता को फिर से सोच समझकर बोलने को कहा, जिससे कि सभा का समय व्यर्थ न जाए और जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जा सके। सभागार में सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि पूर्व युवराज शक्तिमौली को क्षमादान दिया जाए या नहीं। प्रधानमंत्री सर्वदमन द्वारा विदिशा के माता पिता से पूछा जा रहा था कि शक्तिमौली को क्षमादान दिया जाए या नहीं, लेकिन जो उस अत्याचार की एकमात्र भुक्तभोगी थी उससे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा था कि क्या वो शक्तिमौली को क्षमा करने की पक्षधर है या नहीं। वो चुपचाप सभागार के बीच में अपने माता पिता के साथ सिर झुकाए हुए खड़ी थी और वहां होने वाले निर्णय को सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब काफी देर बीत गया और कोई भी निर्णय ना निकला तो उसे देखकर प्रधानमंत्री सर्वदमन अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि अभी तक इस सभा का कोई निर्णय नहीं निकल सका है, अतः ये सभा थोड़ी देर के लिए स्थगित की जाती है और विदिशा के माता पिता से आग्रह करती है कि वो जल्द से जल्द एकमत होकर अपनी राय दें, जिससे कि पूर्व युवराज शक्तिमौली के संबंध में देवयानी को जल्द से जल्द सूचित किया जा सके, जिससे कि राज्य रक्षक और पारद को खोजने का कार्य फिर से आरंभ किया जा सके। कहते हुए प्रधानमंत्री सर्वदमन ने अपना वक्तव्य खत्म किया और फिर इसी के साथ सभा स्थगित हो गई और सभी लोग वहां से चले गए। इधर इंद्रनगर राज्य में शक्तिमौली के भविष्य को लेकर बहस चल रही थी। उधर देवयानी और शक्तिमौली बहुत ही बेसब्री के साथ वहां टहलते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और निर्णय आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच शक्तिमौली ने देवयानी को पुकारते हुए कहा, देवयानी। हाँ युवराज। देवयानी ने एकदम से रुककर शक्तिमौली की तरफ देखते हुए कहा, देवयानी, आपको क्या लगता है कि क्या कुलगुरु हमें क्षमादान देंगे या नहीं? शक्तिमौली की आवाज में अधीरता और क्षमादान पाने के लिए एक अजीब तरह से उत्सुकता समाई हुई दिखाई दे रही थी। अगर कुलगुरु को क्षमादान पर फैसला देना होता तो अब तक कोई ना कोई उत्तर आ चुका होता युवराज। जहां तक हम अनुमान लगा पा रहे हैं ये उनके वश से बाहर हो चुका है। देवयानी ने शक्तिमौली के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जनमत संग्रह, क्या कुलगुरु ने क्षमादान के फैसले को जनता के पाले में डाल दिया है? शक्तिमौली ने एक सशंकित चेहरे के साथ देवयानी की ओर देखते हुए पूछा। चूंकि शक्तिमौली को इंद्रनगर राज्य के सभी कानूनों और नियमों के बारे में पता था, इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले इसी बात पर गया और उनकी आशंका तनिक भी गलत नहीं थी, क्योंकि इंद्रनगर राज्य में वही चल रहा था जिसके बारे में शक्तिमौली ने आशंका जाहिर की थी। शायद यही हो रहा हो युवराज। हमें कुलगुरु के आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास एक ही विकल्प है और आप उस विकल्प पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे, यह हमें ज्ञात है। इसलिए उस विकल्प के बारे में चर्चा करना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। देवयानी ने शक्तिमौली को फिर से याद दिलाते हुए कहा। उसके ऐसे बोलने पर शक्तिमौली ने अपना मुंह फेर लिया, जो कि साफ साफ बता रहा था कि वो क्षमादान के अलावा और किसी भी विकल्प पर बात करने के इच्छुक नहीं है और
वो महल के बाहर देखने लगा। इसी बीच देवयानी की नजर अपने ऊर्जा स्रोत पर पड़ी, जो वहां एक आदमी अपने हाथ में लेकर खड़ा था। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो समझ गई कि यहाँ के मुकाबले वहां भी समय काफी तेजी से व्यतीत हो रहा है, और वो इस चिंता में डूब गई कि आखिर कुलगुरु की तरफ से कोई संदेश क्यों नहीं आया। दोनों यहाँ यही सोचते हुए टहल रहे थे और अपनी चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन उनके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सभा फिर से लग चुकी थी। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और फिर से कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, जिसमें पूर्व युवराज शक्ति मौली के भविष्य के निर्णय के बारे में फैसला लिया जाना था। सबके अपने अपने स्थान पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री सर्वदमन ने फिर से अपना वही वाक्य दोहराया जो उन्होंने पहली सभा में कहा था। क्या आप इस राज्य के पूर्व युवराज शक्ति मौली के विदिशा के साथ किए गए अत्याचार के प्रति मिले दंड को क्षमा करने के पक्षधर हैं? लेकिन वो दोनों वहीं सिर झुकाए शांतिपूर्वक खड़े रहे और उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री सर्वदमन ने अपनी बात को पुनः दोहराया, लेकिन अब की बार भी उनका कोई उत्तर नहीं आया था। अपितु अब की बार किसी और आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। हाँ, मैं युवराज शक्ति मौली को क्षमादान देने के लिए सहमत हूँ। सभा में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की ओर गया। युवराज रुद्रदेव और कुलगुरु विचित्रवीर के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर फैल गई और क्षमादान देने का विरोध करने वाले लोगों के सीने पर सांप लौट गया था, क्योंकि अब कुछ क्षण पहले जो हुआ था उन्हें उसकी जरा सी भी आशा नहीं थी। आखिर किसने दिया था युवराज शक्ति मौली को क्षमादान? और क्या अब देवयानी के लिए होने वाला है सिद्धार्थ को ढूंढना आसान? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।